बात एक कोर्ट रूम से होती है, जहाँ एक लॉयर बहुत ही रिलैक्स्ड अंदाज में बैठी होती है और इस लॉयर का नाम था किम यूरी। अपोजिशन का लॉयर अपना केस रखता है कि अगर विक्टिम ने मशीन का डोर रूल्स के हिसाब से यूज किया होता तो डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता और एक्सीडेंट नहीं होता। इसकी बात सुनकर किम यूरी उसके कान के पास जोर से ताली बजाकर पूछती है कि उसने कभी बेलर मशीन देखा है क्या। बेलर मशीन रिसाइकिल करने के लिए यूज किया जाता है। इससे कार के स्क्रैप मेटल्स को प्रेस करके स्क्वायर बनाकर दूसरे यूज के लिए रखा जाता है। किम यूरी बोल ही रही थी कि जज उसे उसके कपड़ों के लिए टोकते हैं। यूरी ने बहुत ही अनप्रोफेशनल टॉप पहना हुआ था और फिर जज के टोकने पे वो ब्लेजर पहनती है। यूरी फिर अपना आर्गुमेंट रखती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि विक्टिम की डेथ बेलर मशीन को क्लीन करने के दौरान हुई। यूरी का कहना था कि कॉमन सेंस तो यही बोलता है कि अगर बेलर मशीन को क्लीन करना है तो उसे पहले बंद कर देना चाहिए, पर विक्टिम के पास उसे बंद करने का अथॉरिटी ही नहीं था, क्योंकि इससे फैक्ट्री का प्रोडक्शन लाइन रुक जाता है। ये अथॉरिटी सिर्फ उसके कंपनी के मैनेजर के पास था। इंसिडेंट वाले दिन कंपनी के कुछ सीनियर लोग आने वाले थे, जिसकी वजह से विक्टिम को अचानक से बेलर मशीन क्लीन करने को कहा गया था। तभी जज किसी डॉक्यूमेंट के लिए यूरी को टोकते हैं, पर वो उन्हें ही चुप करा देती है और अपनी बात कंटिन्यू करती है कि सबको ये पता होने के बाद भी कि मशीन को चलते में क्लीन करना डेंजरस होगा, विक्टिम को क्लीन करने बोला गया, जिसकी वजह से उसकी जान गई। यूरी के पास अपनी बात प्रूव करने के लिए एविडेंस भी था, जिसकी वजह से वो केस जीतती नजर आ रही थी। अगले सीन में हम यूरी को खुद का इंट्रोडक्शन देते देखते हैं। वो बताती है कि वो एक लॉ फर्म में पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन के लिए काम करती है, जिसमें वो गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करती है। ट्रायल के बाद यूरी अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ उसके लिए सेलिब्रेशन रखा गया था। रीजन था उसका रेजिग्नेशन। यूरी के ज्यादातर केसेस में वो गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करती थी, जिसकी वजह से उसके लॉ फर्म को कोई प्रॉफिट नहीं होता था और इसलिए अब जब वो ऑफिस छोड़ने वाली थी, उसका बॉस और बाकी लोग खुशियाँ मना रहे थे। यूरी का बॉस फिर उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में लंच के लिए ले जाता है। वहाँ एक दूसरा आदमी भी था जो यूरी को जॉब पे रखना चाहता था, पर यूरी उनकी बातों पे कुछ ध्यान नहीं दे रही थी और बस खाने में लगी थी। उससे फिर पूछने पे कि वो अब क्या करेगी, वो कहती है कि वो एक कैफे खोलना चाहती है। यूरी फिर एक ब्रोकर के साथ कैफे के लिए स्पेस देखने जाती है। ब्रोकर उसे एक बिल्डिंग के पास लाकर कहती है कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर रेंट के लिए अवेलेबल है और बिल्डिंग का ओनर टॉप फ्लोर पे रहता है। यूरी को स्पेस पसंद आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो अपना कैफे यहीं खोलेगी, लॉ कैफे, जहाँ वो कॉफी बेचने के साथ साथ लीगल एडवाइस भी देगी। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें यूरी की बचपन की फ्रेंड का वेडिंग चल रहा था। ब्राइड को देखकर दूल्हा खुशी से बहुत रोने लगता है, तो यूरी को बहुत फनी लग रहा था, पर टोस्ट देते समय वो खुद इमोशनल होकर बहुत रोती है। उस वेडिंग में उसकी नजर किसी पे पड़ती है जो उसे देखकर छुप रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि इस ड्रामे का मेन हीरो था, जिसका नाम था किम जंग। यूरी को देखकर किम जंग वहाँ से निकल जाता है। वो पीछा करती है, पर तब तक वो भाग चुका था। किम जंग और यूरी स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, पर अब वो उसे अवॉइड करता था। अगले सीन में हम किम जंग को देखते हैं, जो अपने घर के टेरेस पे रिलैक्स कर रहा था। तभी वहाँ एक औरत आकर उसे खाने के लिए बुलाती है। किम जंग के इंट्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि अब वो नॉवेल्स लिखा करता था। इससे वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, पर उसे चिंता नहीं थी, क्योंकि वो 2 बिल्डिंग्स का मालिक था और बिल्डिंग में रहने वालों के रेंट से उसे काफी पैसा मिलता था। किम जंग अपने कुछ किराएदारों के साथ खा रहा था, जिनके किटी पार्टी का वो लीडर तक था। किम जंग का एक डॉक्टर दोस्त भी उन्हें ज्वाइन करता है। इधर यूरी अपने नए कैफे को क्लीन कर रही थी। जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसकी नजर किम जंग पे पड़ती है, जो अपने दोस्त के साथ खाकर लौट रहा था। दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर बहुत शॉक्ड होते हैं। ब्रोकर यूरी को बताती है कि किम जंग ये बिल्डिंग का ओनर है, जिसपे यूरी को बहुत अजीब लगता है कि उसका 17 साल से जो दोस्त था अब वो उसका लैंडलॉर्ड बनेगा। किम जंग कहता है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेगा, उसे स्पेस रेंट पे नहीं देना है। यूरी गुस्सा करके कहती है कि भले एग्रीमेंट पे साइन नहीं हुआ है, पर वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और वो डिपॉजिट भी दे चुकी है, और उसे कुछ लॉज बताने लगती है। किम जंग भी लॉ बताकर कहता है कि वो पीछे हट सकता है अगर वो डिपॉजिट का डबल अमाउंट दे दे। फिर हमें यूरी दिखाई जाती है, जो बताती है कि वो बहुत सालों से किम जंग को जानती है। वो लोग सेम स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे, पर अचानक से किम जंग उससे दूर हो गया और उसे अवॉइड करने लगा। फिर हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं, जब यूरी और किम जंग एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ में बहुत एंजॉय किया करते थे। स्कूल खत्म होने पर यूरी किम जंग को प्रपोज करती है कि उन्हें डेट करना चाहिए। ऐसे भी वो लोग तो हमेशा साथ ही रहते हैं। किम जंग मान जाता है और वो लोग डेटिंग शुरू कर देते हैं। वो लोग फिर एक ही कॉलेज में भी जाते हैं, जहाँ दोनों हमेशा
हमेशा साथ साथ रहा करते थे और ऐसे ही समय बीत रहा था। पर एक दिन जब किम जंग यूरी से मिलता है तो कहता है कि अब उन्हें डेट नहीं करना चाहिए। वो बिना रीजन बताए बस बोलकर चला जाता है, जिससे यूरी बहुत हैरान होती है। इधर अब हम किम जंग को देखते हैं जो यूरी के बारे में बताता हुआ कहता है कि यूरी तो पूरी पागल लड़की है, इसलिए उसे उससे दूरी चाहिए। अगले दिन किम जंग को लीगल नोटिस आता है जो यूरी ने उसे भेजा था। वो यूरी को कॉल करके कहता है कि तुम लड़ाई करना चाहती हो क्या? यूरी कहती है कि मेरे लैंडलॉर्ड ने मेरा लीज एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है, इसलिए मैं लीगल एक्शन ले रही हूँ। किम जंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि लीगली भी वो केस नहीं कर सकती क्योंकि वो तो पैसे लौटाने को रेडी ही था, पर यूरी उसे पूरा परेशान करना चाहती थी तो मानती नहीं है और कहती है कि हम कोर्ट में डिस्कस करेंगे। यूरी फिर बेलर मशीन वाले केस के वर्कर से आकर मिलती है। ये अब उसका आखिरी केस था क्योंकि उसने रेजिग्नेशन दे दिया था। सारे वर्कर्स कंपेंसेशन लेकर केस वापस लेने की बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी नौकरी चली जाएगी और ये भी लग रहा था कि वो लोग केस जीत ही नहीं पाएंगे। तो यूरी उन्हें काफी समझाती है कि ये केस बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे बड़े बड़े कंपनीज बहुत केयरलेस होते हैं जिनकी वजह से लोगों की बहुत जाने जाती है। वहाँ से लौटकर वो अपने ऑफिस जाती है तो बहुत सैड थी। उसका एम्प्लॉयर कहता है कि वो ऐसे केसेस क्यों लेती है और लेती है तो इतना इमोशनली इन्वॉल्व क्यों हो जाती है। बाद में फिर हम यूरी को देखते हैं जो बताती है कि उसके साथ भी ऐसा पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है पहले। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक बार यूरी जब स्कूल में थी उसने न्यूज में देखा कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत भयंकर आग लग गई है। न्यूज देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके डैड भी उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे। वो भागकर हॉस्पिटल जाती है और हर जगह अपने डैड को ढूंढने लग जाती है। वहाँ उसकी मॉम मिलती है जो यूरी को कुछ बता ही नहीं पा रही थी। यूरी अपने डैड से मिलने चाहती थी पर उसकी मॉम मिलने नहीं देती क्योंकि उसके डैड बहुत ज्यादा जल चुके थे और वो नहीं चाहती थी कि यूरी उन्हें आखिरी बार ऐसी हालत में देखे। उस इंसिडेंट में यूरी के डैड के अलावा और भी बहुत से वर्कर्स की जान गई थी। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पे प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का केस चलता है जो यूरी और उसकी मॉम ने ही किया था। ट्रायल के दौरान यूरी का लॉयर ये आर्गुमेंट रखता है कि विक्टिम्स को कंपनी के मैनेजर ने बिल्डिंग वर्क स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया था बेसमेंट फ्रीजर में, जबकि वहाँ पॉलीयूरेथेन फोम का काम चल रहा था जो कि आग बहुत तेजी से पकड़ता है। अपोजिशन लॉयर कहती है कि ये तो कॉमन नॉलेज है कि वेल्डिंग करते समय स्पार्क्स निकलते हैं जिससे आग लग सकती है। अगर पास में यूरेथेन का काम चल रहा था तो वर्कर्स को वेल्डिंग नहीं करना चाहिए था फोर्स करने के बाद भी। फिर वो एक विटनेस से क्वेश्चनिंग करती है और उसके थ्रू ऐसा प्रूव करती है कि यूरी के डैड इंसिडेंट वाले दिन ड्रंक थे और इसलिए एक्सीडेंट हुआ। यूरी कहती है कि बस एक गवाही से उसके डैड को विक्टिम से क्रिमिनल बना दिया गया था, जबकि सच तो ये था कि उसके डैड ड्रिंक ही नहीं करते थे। उस समय तो यूरी को पता नहीं चला, पर जब वो लॉ स्कूल गई तो उसे रियलाइज हुआ कि उस केस का कुछ और रिजल्ट भी आ सकता था। इधर किम जंग यूरी के भेजे लीगल नोटिस के बारे में ही सोच रहा था कि तभी यूरी वहाँ आ जाती है। वो ड्रंक थी और उसे वॉशरूम यूज करना था। किम जंग फिर उसे जाने को कहता है तो वो मना करके वहीं बैठ जाती है और किम जंग से पूछती है कि वो उससे नफरत क्यों करता है और उससे पीछा क्यों छुड़ाना चाहता है। किम जंग उसे जबरदस्ती घर से निकालता है ये कहते हुए कि वो नफरत नहीं करता पर लड़के लड़की को एक साथ रात में नहीं रहना चाहिए। तो यूरी चली जाती है उस वक्त। अगले दिन यूरी किम जंग को कॉल करती है और कहती है कि उसने ट्रायल रिलेटेड डॉक्यूमेंट रात को वहीं छोड़ दिया था। ट्रायल कुछ देर में ही शुरू होने वाला था तो किम जंग भागता हुआ कोर्ट जाता है डॉक्यूमेंट देने। वहाँ लोग उसे पहचान भी लेते हैं क्योंकि पहले वो एक प्रोसिक्यूटर हुआ करता था। जब कोर्ट पहुंचकर वो डॉक्यूमेंट देने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसकी तो जरूरत ही नहीं थी। वो गुस्सा करके जाने लगता है तो यूरी उसे रोककर कहती है कि वो ना जाए और रुककर देखे। बेमन से वो बैठ जाता है। ट्रायल शुरू होता है और एक विटनेस को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है जिसे यूरी ने ही आने के लिए कन्विंस किया था। अपोजिशन लॉयर उससे क्वेश्चनिंग करता है जिससे पता चलता है कि उस विटनेस ने ही विक्टिम को बेलर मशीन साफ करने को कहा था क्योंकि कुछ बोर्ड मेंबर्स हेडक्वार्टर से आने वाले थे। अपोजिशन लॉयर ये पॉइंट रखता है कि विक्टिम को मशीन क्लीन करने का ऑर्डर विटनेस ने दिया था, ना कि मैनेजमेंट ने, तो कंपनी विक्टिम की मौत की जिम्मेदार नहीं है। फिर यूरी उससे क्वेश्चनिंग करती है और सबको ये पता चलता है कि बेलर मशीन्स बहुत रिस्की होते हैं तो इसलिए उसमें सेफ्टी सेंसर लगाया जाता है जिससे उसे छूने पे वो रुक जाता है। पर इस केस में ऐसा नहीं किया गया था। वो और भी कुछ एग्जांपल्स देती है जिससे पता चलता है कि वहाँ और भी बहुत से सिक्योरिटी वायलेशंस थे। कोर्ट के बाहर यूरी कहती है कि उसे समझ आ गया कि किम जंग उसके लॉ कैफे के लिए स्पेस रेंट पे क्यों नहीं देना चाहता, इसलिए क्योंकि वो किसी कारण से हर लीगल या लॉ रिलेटेड चीजों से दूर रहना चाहता है। यूरी सजेशन देती है कि वो लोग कुछ रूल्स फॉलो करेंगे जिससे वो लोग को एग्जिस्ट कर सके। ये सुनकर किम जंग रात भर बैठकर रूल्स बनाता है
अगले दिन यूरी उतने सारे रूल्स देखकर गुस्सा होकर सारे पेजेस हवा में उछाल देती है कि किम जंग कहता है कि उसने शायद इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया, मे बी इसलिए क्योंकि वो यूरी को पसंद करता है, जो ये बताना शुरू करता है कि वो आखिर यूरी को कब से पसंद करता है। वो बताता है कि स्कूल के टाइम वो काफी एरोगेंट था, जिसकी वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं था, पर सब बदल गया जब वो यूरी से मिला। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किम जंग ने यूरी के स्कूल में एडमिशन लिया था और उसका स्कूल में पहला दिन था। बस में वो पहली बार यूरी को देखता है। वो अकेली ऐसी स्टूडेंट थी जो बस में पढ़ती जा रही थी। फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। किम जंग ने मैथ्स में टॉप किया था, जिसकी वजह से यूरी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। यूजुअली उसके हाईएस्ट मार्क्स आते थे। वो अचानक से उठकर किम जंग के पास आकर बैठती है। ऐसा लग रहा था कि वो चिल्लाएगी या लड़ेगी, पर वो एक पेपर निकालती है जिसमें मैथ्स का एक प्रॉब्लम था और किम जंग से कहती है कि उसे आंसर समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज एक्सप्लेन कर दो। वो बदले में एक चॉकलेट भी ऑफर करती है, जिससे किम जंग स्माइल करता है। उस दिन से ही उसके लिए सब शुरू हुआ। उस दिन से ही उसे यूरी पसंद आ गई। किम जंग कहता है कि उसे 17 सालों से यूरी पे क्रश है। वो उसे हर जगह दिखती है, कभी सो के उठने पे अपने बगल में, तो कभी साथ में ब्रश करते हुए। पर दूर रहना पीसफुल और सेफ था, क्योंकि इस तरह वो लोग एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। किम जंग बैठा ये सब सोच ही रहा था कि यूरी वहाँ आ जाती है। यूरी ने किम जंग के बनाए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया था और अब इसके हिसाब से वो उसे तभी टेक्स्ट करेगी जब कोई जरूरी काम रहे। कभी वो मिल जाए तो उसे इग्नोर करेगी और टेरेस पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसकी बात सुनकर किम जंग समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसने तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया था ये सोचकर कि यूरी मानेगी नहीं, पर वो तो सारे रूल्स मान गई, तो अब तो उसे स्पेस रेंट पे देना ही होगा। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इधर हम देखते हैं कि यूरी एक लड़की को हायर करने के लिए इंटरव्यू ले रही थी। वो लड़का एक लॉ स्कूल अटेंड कर रहा था और कुछ समय का टाइम ऑफ ले रखा था। यूरी उससे बताती है कि ये कोई लॉ ऑफिस नहीं है बल्कि लॉ कैफे है, पर वो लड़का फिर भी इंटरेस्टेड था। तभी वहाँ किम जंग आता है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यूरी तो किम जंग से बिना वजह नहीं मिल सकती, पर वो कभी भी आ सकता था। किम जंग नए लड़के का रेज्यूमे देखकर क्वेश्चंस पूछने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों काम करना चाहते हो, किसी लॉ फर्म में इंटर्नशिप करो। तो यूरी गुस्सा के जोर से चिल्ला के कहती है कि तुम मेरे मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज दिखाता है जिसमें लिखा था कि वो पोटेंशियल एम्प्लॉइज से क्वेश्चंस पूछ सकता है, पर यूरी तुरंत उसे हायर कर लेती है ताकि किम जंग को क्वेश्चंस पूछने का चांस ही ना मिल सके। किम जंग फिर यूरी को समझाने लगता है कि तुम किन चक्करों में पड़ रही हो, तुम्हें तो कॉफी बीन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम कैसे चलाओगी कैफे। वो बोल ही रहा था कि उसे बहुत अच्छी कॉफी की खुशबू आती है। वो देखता है कि यूरी ने एक बरिस्टा हायर किया हुआ था तो बहुत अच्छी कॉफी बना रहा था। ये देखकर किम जंग हैरान होता है और इम्प्रेस्ड भी। बातों बातों में पता लगता है कि बरिस्टा ने जेल में कॉफी बनाना सीखा था, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। ये सुनकर किम जंग शॉक्ड रह जाता है और यूरी को साइड ले जाकर उसका मन बदलने की कोशिश करता है। दोनों लॉज बता कर बहस करते हैं और फिर यूरी बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे किम जंग बिल्कुल शांति हो जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ यूरी अपने कैफे में कर्टन्स लगा रही थी। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो इग्नोर करके अपने काम में लगी रहती है, पर आवाज तेज हो जाती है तो वो थोड़ा डरती है। उसे अपने ब्रोकर से हुई बात याद आती है कि जब उसने बताया था कि इस स्पेस को पहले जो यूज करता था उसे भूत दिखाई पड़ा था और इसलिए वो भाग गया था। उस समय तो यूरी ने बात मजाक में लिया था और कहा था कि वो भूत में विश्वास नहीं करती, पर अब उसे थोड़ा डर लग रहा था। वो भाग के किम जंग के डॉक्टर दोस्त के पास पहुँचती है, जिसका मेंटल क्लिनिक भी उसी बिल्डिंग में था, और उसे आवाजों के बारे में बताती है। वो बताता है कि उसने तो आवाजें नहीं सुनी और वैसे भी कैफे के ऊपर का स्पेस तो खाली है। ये सुनकर यूरी और परेशान हो जाती है कि फिर आवाज आ कहां से रही है। यूरी जाकर कैफे के ऊपर वाला स्पेस चेक करती है तो वो सच में खाली था। तो वो डिसाइड करती है कि अब वो घर जाएगी। कैफे जाकर वो लाइट ऑफ करती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई है वहाँ पर। पलटती है तो देखती है कि एक आदमी हथौड़ा लेकर खड़ा था। वो डर के जोर से चिल्लाती है। किम जंग यूरी की चीख सुनता है और भागता हुआ आकर उस आदमी को पीछे से पकड़कर मारने लगता है। दोनों फाइट करने लगते हैं। तो यूरी उस आदमी का चेहरा ध्यान से देखती है तो उसे याद आता है कि इस आदमी को तो उसने किम जंग के दोस्त के क्लिनिक पे देखा था। पता चलता है कि उस आदमी ने यूरी की बात सुनी थी कि वो लॉ कैफे चलाती है, इसलिए वो लीगल एडवाइस लेने आया था। उसे इशू था कि उसके ऊपर वाले घर से बहुत शोर होता था, जिसकी वजह से वो 3 दिन से सो नहीं पाया था। यूरी उसकी बात सुनकर उसे थोड़ा एडवाइस देती है। फिर देखती है कि किम जंग अपना पीठ पकड़कर बैठा है, जैसे वो दर्द में हो। ये देखकर वो उस आदमी को भेज देती है, बोलकर कि कल बात करेंगे, और जल्दी से किम जंग को देखने लगती है कि उसे कहाँ दर्द हो रहा है। यूरी उसे पकड़कर ले जाने लगती है तो वो उछल जाता है और कहता है कि तुम मुझे टच क्यों कर रही हो। यूरी चिल्ला के कहती है कि इतनी दिक्कत है तो तुम भी टच कर लो। दोनों में फिर थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। यूरी
यूरी उसे उसके घर तक लाती है और बेड पे बिठाती है। कुछ लेने के लिए वो कबर्ड खोलती है और हमें झलक दिखती है कि अंदर कुछ पेपर के क्लिप्स चिपकाए हुए हैं, पर यूरी देखती उससे पहले किम जंग दौड़कर आकर बंद कर देता है। उस वक्त दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। यूरी को लगता है वो लोग किस करने वाले हैं, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर किम जंग को थोड़ी हंसी आती है क्योंकि उसका वैसा इंटेंशन था ही नहीं। यूरी थोड़ा एम्बैरेस होती है और फिर चली जाती है। नेक्स्ट डे जब किम जंग सोकर उठता है तो उसके डोर के बाहर एक बैग था जिसमें कुछ दवाइयाँ और खाने का डब्बा था। साथ में एक नोट था जिसमें यूरी ने उसे खाना खाने को कहा था। किम जंग खाना खाने बैठता है पर वो खा ही नहीं पाता क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरी के कैफे का पहला दिन था और वो बहुत एक्साइटेड होकर अपने कस्टमर्स का वेट कर रही थी। किम जंग अपने रेंटर्स के साथ बैठकर बाहर से देख रहा था। तभी वो अपने दोस्त डॉक्टर पार्क को कैफे में जाते देखता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर पार्क यूरी से मिलकर अपने पेशेंट की तरफ से माफी मांगता है। यूरी उसे नॉइज मीटर दिखाकर बताती है कि वो उस पेशेंट के घर जाकर चेक करेगी कि शोर कितना होता है और उस हिसाब से फिर उसे एडवाइस देगी। ये सुनकर डॉक्टर भी साथ चलने की बात कहता है। तभी किम जंग वहाँ पहुँचता है और यूरी को समझाता है कि वो उस हथौड़े वाले आदमी से ना मिले, पर यूरी उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। रात में किम जंग कैफे के बाहर ही बैठकर वेट कर रहा था और जैसे ही यूरी डॉक्टर पार्क के साथ निकलती है पेशेंट के पास जाने के लिए, वो भी पहुंच जाता है और साथ चलने को बोलता है, ये कहते हुए कि जब वो प्रोसिक्यूटर था उसने बहुत से नॉइज कंप्लेंट्स वाले केसेस पे काम किया है और इसलिए वो हेल्प कर सकता है। रास्ते में यूरी को पता चलता है कि किम जंग और डॉक्टर पार्क बस दोस्त नहीं है बल्कि कजिन्स भी हैं। तीनों फिर उस पेशेंट के घर पहुंचते हैं और वहां की हालत देखते रह जाते हैं। वहां नॉइस प्रूफ पैनल्स लगे थे और जगह जगह हथौड़े के निशान थे, जिसे देखकर लग रहा था कि शोर सुनकर वो आदमी हथौड़े से दीवार पे पीटता था। यूरी नॉइस मीटर पे चेक करती है तो जितना एक्सेप्टेबल है उससे कहीं ज्यादा नॉइस था। यूरी उसे एडवाइस देती है कि वो लीगल कंप्लेन दे रिटन में, उसमें अपना मेडिकल डायग्नोसिस भी अटैच करे कि वो सो नहीं पाता और कंपेंसेशन की मांग करे। वहाँ से लौटने पे यूरी किम जंग की राय पूछती है। पहले तो वो नहीं बोल रहा था, फिर बोलता है कि वहाँ से निकलते समय उसने देखा था कि उस पेशेंट के ऊपर वाले फ्लैट्स की लाइट्स ऑफ है, मतलब शोर वहाँ से नहीं आ रहा था। उस आदमी को खुद पता नहीं है कि शोर कहाँ से आ रहा है और ऐसे में यूरी ने एक ऐसे सनकी आदमी को इनकरेज कर दिया है जो हथौड़ा लेकर घूमता है। ये सुनकर यूरी सोचने लगती है। यूरी के अंदर जाने के बाद किम जंग पार्क से कहता है कि वो यूरी को पसंद न करने लगे और कहता है कि हम उसके दोस्त को वर्कर या पड़ोसी कुछ भी नहीं रह सकते, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए उसी रीजन से जिससे मैं उससे दूर रहता हूँ। यूरी अपने कैफे में बैठ के उसी आदमी और किम जंग की बात के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कुछ कस्टमर्स की बात सुनाई देती है जो उसी अपार्टमेंट में रहते थे और शोर के बारे में बात कर रहे थे। यूरी उन औरतों के साथ उनके अपार्टमेंट जाती है। वहाँ शोर तो बहुत था पर दिक्कत ये थी कि पता नहीं चल रहा था कि शोर किधर से आ रहा है। उनसे यूरी को ये भी पता चलता है कि उस आदमी के ऊपर वाले फ्लैट में तो कोई भी नहीं रहता था। यूरी फिर एक दूसरे आदमी से मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उन अपार्टमेंट्स में साउंड प्रूफिंग किया ही नहीं था। लौटते हुए वो उन अपार्टमेंट्स के कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम देखती है तो नाम था दोहान कंस्ट्रक्शन। ये नाम देखकर यूरी पैनिक करने लगती है और रोड पे ही बैठ जाती है। ये कंपनी वही है जो उसके डैड के केस में इन्वॉल्व था। यूरी फिर उस पेशेंट से मिलकर उसे बताती है कि उसके फ्लैट के ऊपर तो कोई नहीं रहता, पर वो चाहे तो कंस्ट्रक्शन कंपनी पे केस कर सकता है। वो उसे सोचने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद यूरी को फिर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है तो वो जल्दी से किम जंग को मैसेज करके बुलाती है। बातों बातों में वो ये भी बताती है कि इस केस में दोहान कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है। किम जंग को उसके डैड के केस के बारे में पता था तो वो उसे समझाता है कि वो इतना पर्सनल ना हो और दोनों की बहस हो जाती है। किम जंग फिर याद करता है कि जब यूरी दोहान कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट केस हार गई थी तो अपने लॉयर पे बहुत चिल्लाकर हेल्प मांग रही थी। उस समय यूरी की हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर हम फ्लैशबैक सीन तब का देखते हैं जब किम जंग एक प्रोसिक्यूटर था। एक बार वो अपने डैड के ऑफिस में घुसकर उनपे यूरी के डैड का केस खराब करने का ब्लेम लगाता है। उस समय हमें ये पता चलता है कि किम जंग के डैड यूरी के लॉयर थे। उनके बाद से पता लगता है कि किम जंग के डैड ने उस समय यूरी के केस का इन्वेस्टिगेशन बंद करा के केस क्लोज कर दिया था और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो दोहान फैमिली के सन इन लॉ हैं। किम जंग की मॉम ने दोहान फैमिली से शादी के बाद सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, पर वो किसी कारण से अब भी दोहान फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अपने डैड से डिसअपॉइंट होकर किम जंग ने उस दिन से जॉब छोड़ दिया था और डिसाइड किया था कि वो यूरी से दूर रहेगा क्योंकि ये जानने के बाद वो उसे फेस नहीं करना चाहता था। घर में जब किम जंग अपना कबर्ड खोलता है तो हम देखते हैं कि वो अब भी दोहान फैमिली के बारे में रिसर्च कर रहा है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था।
तभी पार्क किम जंग को कॉल कर बताता है कि वो आदमी उसका पेशेंट अपार्टमेंट की छत पे है और कूद सकता है। ये सुन के वो भागता हुआ वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो आदमी खुद को आग लगाने की सोच रहा था। यूरी भी वहाँ पहुँचती है और सब कुछ देख रही थी। किम जंग उस आदमी को बहुत समझाता है कि वो उसके साथ मिलकर उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के अगेंस्ट लड़ेगा ताकि वो लोग कभी फिर ऐसा अपार्टमेंट्स ना बना पाए। बहुत समझाने पे वो आदमी फाइनली नीचे उतरता है। किम जंग फिर यूरी को देखकर उसकी तरफ जाता है और उसे उसका कार्डिगन अच्छे से पहनाता है कि यूरी की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी क्योंकि मिस्टर चो के सुसाइड थ्रेट से वो काफी घबरा गई थी। उसे शांत करने के लिए किम जंग उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। यूरी मिस्टर चो से बात करना चाहती थी पर तभी पार्क वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो पहले चो से बात करेगा क्योंकि चो उसका पेशेंट था। बिल्डिंग से नीचे आकर यूरी खुद को ब्लेम करने लगती है कि उसकी वजह से ही चो सुसाइड करने वाला था। उसने ही चो को बताया था कि उसके फ्लैट के ऊपर कोई नहीं रहता। ये कहते हुए यूरी जोर जोर से रोने लगती है। इस पे किम जंग उसे समझाता है कि उसके कारण चो सुसाइड नहीं कर रहा था। हाँ, उसकी गलती थी थोड़ी कि उसने सोचा नहीं कि उसकी बातों का उस पे क्या असर होगा, पर सुसाइड की कोशिश के पीछे उसका अपना इमोशनल स्ट्रगल्स था। किम जंग की बात सुनकर यूरी थोड़ी शांत होती है और फिर कहती है कि उसे भूख लगी है। किम जंग यूरी के साथ उसके घर जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा था और उसके लिए नूडल्स बनाता है। दोनों साथ में बैठ के नूडल्स खाते हैं और यूरी किम जंग को उसे शांत करने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी यूरी की हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत जैसा लगने लगता है। तो किम जंग उसे कहता है कि वो जाकर डॉक्टर पार्क से मिलकर उसे दिखाए। यूरी बताती है कि उसे पहली बार पैनिक अटैक उसके डैड के डेथ के बाद आया था और उसके बाद से कभी कभी आता ही रहता था। तो किम जंग उसे अपनी पीठ पे बिठाकर हॉस्पिटल तक ले जाता था और उसका बहुत ध्यान रखता था। किम जंग के कहने पे यूरी पार्क से मिलती है और उसे बताती है कि जब वो स्कूल में थी तो उसे बहुत पैनिक अटैक्स आते थे पर काम शुरू करने के बाद से बंद हो गए। पार्क कहता है कि कुछ लोगों के केस में सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। अगले सीन में यूरी अपने कैफे में थी। तभी किम जंग अंदर आता है। उसे देखकर यूरी की धड़कन फिर से तेज होने लगती है और पैनिक अटैक जैसा फील होता है। यूरी डॉक्टर पार्क के बताए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यूज करके खुद को शांत करती है। यूरी किम जंग पे गुस्सा करती है कि हमें तो सिर्फ काम रहने पे मिलना था, तो तुम हमेशा ही क्यों आ जाते हो। किम जंग कहता है कि एग्रीमेंट के हिसाब से वो जब चाहे आ सकता है। यूरी फिर चो से मिलने हॉस्पिटल जाती है। चो कहता है कि वो साउंड्स की तरफ कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है क्योंकि पहले वो एक म्यूजिशियन था। काम की वजह से उसे पीने की आदत लग गई थी और इस कारण उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो गया था। ड्रिंकिंग छोड़ने की कोशिश में उसके कान और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे और इसलिए वो वैसा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। चो ये भी कहता है कि वो लॉ सूट फाइल करना चाहता है। कैफे में यूरी ने दोहान के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल करने के लिए पेपर्स रेडी कर लिए थे। किम जंग कहता है कि मैंने तुम्हें स्पेस रेंट पे इसलिए दिया क्योंकि तुमने कहा था कि तुम लोगों को सिर्फ कंसल्टेशन दोगी और प्रॉब्लम से दूर रहोगी, पर तुम तो उल्टा ही कर रही हो। तो यूरी कहती है कि मैं तो दूर रहने वाली थी पर कल तुम्हारी बात सुन के ही मोटिवेट हो गई। तुमने ही छत पे जो से कहा था कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ मिलके लड़ेंगे। किम जंग कहता है कि वो तो मैंने बस मोमेंट में आगे कह दिया था, पर फिर हार मान जाता है क्योंकि यूरी तो सुनने वाली थी नहीं। किम जंग कहता है कि तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि गलती कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों की है, पर ये बहुत मुश्किल है क्योंकि बिल्डिंग 16 साल पुराना है और इसलिए तुम हार जाओगी। तो यूरी कहती है कि इसलिए हमें साथ में काम करके केस बनाना चाहिए और उसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहिए। इधर दोहान कंपनी में एक कॉमिक को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था क्योंकि उसमें दोहान के बारे में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन थे जिसको जानने के लिए राइटर को दोहान का मेंबर होना होगा। किसी को भी उस राइटर के बारे में कुछ नहीं पता था और ये लोग पब्लिशर से राइटर का नाम पता करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम उस पब्लिशर को देखते हैं जो राइटर से फोन पे बात करके बता रहा था कि दोहान कंपनी के लोग आकर उससे उसके बारे में पूछ रहे थे। उस समय हमें ये पता चलता है कि किम जंग ही वो उस नॉवेल का राइटर है। अगली सुबह किम जंग देखता है कि उसकी बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों की भीड़ आ रही है। किम जंग कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहता है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि बिना लैंडलॉर्ड के परमिशन के 30 से ज्यादा लोगों को एक साथ बुलाना अलाउड नहीं है। अभी कैफे खोले 1 वीक भी नहीं हुआ है और यूरी ने रूल्स तोड़ना शुरू भी कर दिया।
किमजंग कैफे पहुंचता है तो वहां चो के बिल्डिंग के लोगों की भीड़ थी और यूरी सबको बता रही थी कि बिल्डिंग में नॉइज एवरेज में 68 डेसिबल्स है, जो कि 50 से ज्यादा होना अलाउड नहीं है और इसलिए लोगों को अपने ही घर में पागल जैसा फील होता है। ये सब इसलिए क्योंकि बिल्डिंग ही गलत बना है, कंस्ट्रक्शन वर्क में ही फॉल्ट है और इसलिए कंस्ट्रक्शन कंपनी के अगेंस्ट लॉसूट फाइल करना ही बेस्ट अप्रोच है। बिल्डिंग बनने के पहले तो इंस्पेक्शन किया जाता है, पर बिल्डिंग बनने के बाद नहीं, और इसका फायदा उठाकर बिल्डर्स बिल्डिंग बनाने में बेकार मटेरियल्स का यूज करते हैं। एक रेसिडेंट पूछती है कि लॉसूट जीतने पे हमें कितना पैसा मिलेगा, तो किमजंग खड़ा होकर आंसर करता है और बताता है कि एक ऐसे ही रिलेटेड केस में 170 रेसिडेंट्स ने अपने बिल्डर के खिलाफ लॉसूट फाइल किया था और लॉसूट जीतने पे उन्हें कुछ $1000 मिले थे। तो अगर लीगल एक्सपेंसेस को हटा दिया जाए तो बहुत कम पैसे ही मिलेंगे। बिल्डिंग 16 साल पुराना है, तो हाउसिंग मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से दोहान कंस्ट्रक्शन पे बिल्डिंग रिपेयर की जिम्मेदारी है भी नहीं। किमजंग की बात सुनकर सारे रेजिडेंट्स लॉसूट के अगेंस्ट होने लगते हैं। यूरी फिर गुस्से में किमजंग के पास आके उस पर चिल्लाती है, तो किमजंग कहता है कि एक अच्छे लॉयर को अपने क्लाइंट्स के बारे में सोचना चाहिए। मान लो हम साथ में काम करते हैं और इतने सारे लोग अपना पैसा और समय इन्वेस्ट भी करते हैं, पर एंड ऑफ द डे उन्हें क्या मिलेगा? बस कुछ $1000 ही। पर यूरी उसकी बात से अग्री नहीं करती। यूरी अपने ऑफिस में बैठकर यही सब के बारे में सोच रही थी, तभी चो की वाइफ और बेटी वहाँ आते हैं। यूरी उसे बताती है कि वो बिल्डिंग के लोगों को लॉसूट के लिए कन्विंस नहीं कर पा रही है, तो मिसेस चो कहती है कि वो लॉसूट ज्वाइन करना चाहती है क्योंकि वो भी उस घर में रही है और उसे पता है कि कितना नॉइज होता है। अगले दिन और भी कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि वो लोग लॉसूट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब यूरी भी मोटिवेट होने लगी थी और लॉसूट फाइलिंग प्रोसेस शुरू कर दिया गया था। यूरी फिर किमजंग को कहती है कि तुम बस मुझे क्रिटिसाइज करते हो, वो तो कोई भी कर लेगा, तुम इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन सजेस्ट करो। किसी तरह यूरी किमजंग को कन्विंस कर ही लेती है। किमजंग फिर यूरी को अपना आइडिया समझाता है। दोहान कंस्ट्रक्शन ने नया अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट किया है पैलेसियो हिल, जिसका फाइनल इंस्पेक्शन बचा है। उनका प्लान है कि इसे पैलेसियो होटल से लिंक करके लग्जरी अपार्टमेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। ऐसे समय में वो लोग नॉइज कंप्लेंट्स की वजह से बैड पब्लिसिटी नहीं चाहेंगे, इसलिए हमें किसी तरह पैलेसियो हिल्स को इस स्टोरी में घुसाना होगा और ये स्टोरी को क्रिएटिव वे में पब्लिक तक लाना होगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लोग अपना बैंड बनाते हैं और हर कोई बिल्डिंग के अलग अलग अपार्टमेंट्स में से परफॉर्म करते हैं। इतने में ही वो लोग रुकते नहीं हैं और जगह जगह अपना कॉन्सर्ट करते हैं, जिसको नाम दिया गया था नॉइज कंप्लेंट कॉन्सर्ट। और इस सारी प्रॉब्लम पे यूरी एक वीडियो बनाकर अपलोड करती है, जिसमें वो बताती है कि उन लोगों ने डी कंस्ट्रक्शन के बनाए एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में परफॉर्म किया और एक दूसरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जिसे वाई कंस्ट्रक्शन ने बनाया था उस पे भी परफॉर्म किया। दोनों अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस का लेआउट तो सेम ही था, पर डी कंस्ट्रक्शन के अपार्टमेंट में नॉइज बहुत ज्यादा था कंपेयर टू वाई कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स। तो मे भी डी कंस्ट्रक्शन के अपार्टमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है और डी कंस्ट्रक्शन ने एक नया अपार्टमेंट भी बनाया है जिसका फाइनल इंस्पेक्शन बचा है, तो मे बी ये सारे प्रॉब्लम्स उस नए अपार्टमेंट में भी हो। और इस तरह से यूरी दोहान कंस्ट्रक्शन का नाम डायरेक्टली लिए बिना ही सारी प्रॉब्लम और पैलेसियो हिल के बारे में भी बता देती है। इधर दोहान कंपनी के सीईओ को भी उस वीडियो के बारे में पता चलता है। पहले तो वो जोर से हंसता है, फिर एकदम सीरियस हो जाता है और कहता है कि इस वीडियो का टाइमिंग हमारे लिए बहुत गलत है। उन्हें ये कैसे पता चला कि पैलेसियो हिल्स इंस्पेक्शन में जाने वाला है? एक एम्प्लॉई कहता है कि वो लीगल टीम से कह के वीडियो डिलीट करवा देगा, तो सीईओ उसके पास जाकर उसके इंसल्ट करता हुआ बोलता है कि वीडियो डिलीट करने से जिन लोगों ने देखा उनकी मेमोरी से भी डिलीट हो जाएगा क्या? एक दूसरा एम्प्लॉई कहता है कि वीडियो वायरल नहीं है, व्यूज बहुत कम है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस पे सीईओ बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अगर एक कॉकरोच है तो मतलब और भी कॉकरोचेस हैं। ऐसी वीडियो बनी है तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि दोहान कंस्ट्रक्शन घटिया बिल्डिंग्स बनाते हैं। फिर लास्ट में बोलता है कि अगर पैलेसियो हिल्स के कंप्लीशन में एक दिन भी डिले हुआ तो यहाँ बैठे हर किसी को निकाल दिया जाएगा। इधर किमजंग अपने टेरेस पे बैठा चिल कर रहा था, तभी यूरी पूरी एक्साइटेड दौड़ती हुई आकर बताती है कि उनके वीडियो पे 3 दिन के अंदर ही 5 लाख व्यूज आए हैं। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज भी उनके वीडियो को रीपोस्ट कर रहे हैं। यूरी फिर बताती है कि दोहान वालों ने उसे कांटेक्ट करके वीडियो डिलीट करने को कहा है, वरना वो डिफेमेशन के लिए सू करेंगे। सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा था और अब ये लोग स्टेप 2 के लिए रेडी थे। दोहान कंस्ट्रक्शन जाने के लिए यूरी किमजंग का वेट कर रही थी। वो जब आता है तो वहाँ बैठे लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। वो इतना हैंडसम लग रहा था। यूरी भी चौंक जाती है उसको इतना वेल ग्रूम देखकर।
किम जंग कहता है कि अब मैं ट्रैक सूट्स में तो नहीं जा सकता था ना। फिर यूरी का मजाक उड़ाता हुआ कहता है, तो आज तुमने किसके जैसा ड्रेसअप किया है, पाइथन की तरह या एनाकोंडा की तरह। दोनों फिर दोहान कंस्ट्रक्शन पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर यूरी की हार्ट बीट बढ़ने जैसा होता है, तो वो एक दवा निकाल कर खाती है और किम जंग के पूछने पे कहती है कि उसका पेट सही नहीं है इसलिए खा रही। मीटिंग स्टार्ट होने पे यूरी दोहान के लॉयर्स को अपना कार्ड देती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि तुम खुद लॉयर हो तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि ऐसे वीडियो अपलोड करने पे डिफेमेशन का चार्ज लग सकता है। यूरी कहती है कि मैंने वीडियो अपलोड पब्लिक इंटरेस्ट पे किया था, इसलिए मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा। फिर यूरी एक एनवेलप आगे करती है जिसमें लॉ सूट के पिटीशन के पेपर्स थे। दोहान लॉयर पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। यूरी कहती है कि मुझे तो ऐसे केसेस में काम करने की आदत है, पर तुम लोगों के लिए ये बहुत टायरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ बीच का सॉल्यूशन निकालने आई हूँ जिससे हमें ट्रायल में ना जाना पड़े। और ये सोचो कि अगर हमने लॉसूट फाइल कर दिया और तुम लोग हार गए तो बाकी बिल्डिंग्स के रेसिडेंट्स भी आगे आकर केस करेंगे, तो क्या तुम लोग ये चांस लेने को रेडी हो। ये सारी बातें सुनकर लॉयर फिर से पेपर चेक करने लगता है। यूरी और किम जंग बाहर बैठ के लॉयर के डिसीजन का वेट कर रहे थे। लॉयर बाहर आकर अपना डील रखता है। डील के हिसाब से पहले तो यूरी को अपना अपलोड किया हुआ वीडियो डिलीट करना होगा, फिर वो लोग रेसिडेंट्स को $7,000 रिपेयर के लिए और $520 बाकी डैमेजेस के लिए देंगे। यूरी पैसे बढ़ाने के लिए कहती है। लॉयर नहीं मान रहा था तो वो आर्ग्यू करती है और कहती है कि ठीक है, फिर वीडियो के व्यूज से ही पैसे कमाकर कंस्ट्रक्शन कराऊंगी। आखिर लॉयर यूरी की बात मानकर $8,000 पर रेसिडेंट कर देता है। अभी ये डील फाइनली हुआ था कि यूरी कुछ और लोगों को अंदर बुलाती है। पता चलता है कि इन लोगों ने पैलेसियो हिल्स अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में फ्लैट्स बुक किया है और यूरी इन्हें भी रिप्रेजेंट कर रही है। इन लोगों ने अभी फ्लैट्स में मूव भी नहीं किया है और फ्लैट्स में ऑलरेडी लीकेज और क्रैक्स हैं, और तो और कंस्ट्रक्शन चेंजेस भी किए गए हैं जो ब्लूप्रिंट में था नहीं। यूरी अब उन्हें भी लेकर अंदर जाती है ताकि उनके लिए भी डील ले पाए। यूरी फिर सब कुछ डील फाइनल करके बाहर आती है तो किम जंग बाहर उसका वेट कर रहा था। यूरी डील्स हो जाने की वजह से बहुत खुश थी। उस समय तेज बारिश भी होने लगती है तो यूरी जाकर बारिश में नाचने लगती है। किम जंग बस खड़ा होकर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। यूरी जब ज्यादा भीग जाती है तो किम जंग जाकर उसे अपना ब्लेजर पहनाता है। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि यूरी कैफे आकर अपने लॉसूट वाले क्लाइंट्स को बताती है कि उसने दोहान कंस्ट्रक्शन से डील फाइनल किया है, क्योंकि ट्रायल पे जाने पे लॉसूट बहुत लंबा चलता और उसके बाद भी जीतने की गारंटी नहीं थी। डील के हिसाब से हर किसी को $8,000 मिल रहा था। यूरी ये भी कहती है कि पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, पर इससे लिविंग रूम और मास्टर बेडरूम को आराम से साउंड प्रूफ किया जा सकता है। ये सुनकर वहाँ बैठे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम दोहान के सीईओ ली वुंग को देखते हैं, जिसे यूरी के साथ उसकी कंपनी के डील के बारे में पता चलता है। वो कहता है कि इसने पहले हमारी इंसल्ट की, फिर जो चाहिए था वो लिया और हम कुछ नहीं कर पाए। उसे फिर पता चलता है कि यूरी उसके लॉयर के फर्म में पहले काम करती थी, तो वो उससे यूरी के बारे में पूछता है। लॉयर कहता है कि वो वैसे ही है, लोगों की हेल्प करने के चक्कर में वो कोई भी केस ले लेती है। इस पे ली वुंग कहता है कि ऐसे लोगों को किसी का डर नहीं होता, इसलिए वो बिना सोचे किसी के भी अगेंस्ट केस ले लेते हैं और ऐसे लोगों को सुधारने की बहुत जरूरत है। वहाँ से निकलकर लॉयर यूरी को कॉल करके समझाता है और कहता है कि उसे ली वुंग से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए, पर यूरी उसे सीरियसली नहीं लेती। इधर उसी बिल्डिंग के दूसरे लोग जिन्होंने लॉसूट में पार्ट नहीं लिया था आकर यूरी से उन्हें भी डील दिलाने को बोलते हैं। यूरी कहती है कि जब सामने आना था तब तो तुम लोग आए नहीं, अब वो दोबारा सेम बात पे दोहान पे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये कंडीशन भी उसके डील पे इंक्लूडेड था। तो वो लोग चाहे तो दूसरे लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, पर कम चांस ही है कि कोई लॉयर ऐसा केस लेगा। यूरी और बाकी लोग जीतने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे। उस समय दूर से एक आदमी उन्हें देख रहा था। वो आदमी पलटता है तो उसे किम जंग का डॉग दिखता है और वो एक एबल वाला स्माइल करता है। कुछ समय बाद यूरी बहुत ड्रंक हो चुकी थी और सबसे ट्रूथ एंड डेयर खेलने को कहती है। फिर वो खुद किम जंग से पूछने लगती है कि तुमने मुझसे कॉलेज में ब्रेकअप क्यों किया था। किम जंग पहले तो कुछ नहीं बोल रहा था, फिर कहता है कि खत्म करने को कुछ था ही नहीं। यूरी की फ्रेंड सुयोन सबको बताती है कि यूरी कॉलेज में एक सीनियर को डेट कर रही थी, जिसका कई लोगों के साथ अफेयर था। वो रिलेशन खत्म होने पे एम्बैरेसमेंट की वजह से यूरी ऐसा प्रिटेंड करने लगी थी कि वो किम जंग को डेट कर रही है, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था और हमेशा उसके साथ रहता था। यूरी फिर खड़ी होकर चिल्लाकर किम जंग को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले सियोन को लेबर पेन होने लगता है। सब लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ उसे प्यारा सा बेबी होता है। हॉस्पिटल से लौटकर यूरी किम जंग के साथ वापस आती है, तो वो पूछता है कि तुम घर क्यों नहीं गई, तो वो कहती है कि वो अपनी बात पूरी करना चाहती है।
यूरी फिर किमजंग को अपने लॉ कैफे में पार्टनर बनने को कहती है। किमजंग मना करता है तो यूरी बार बार रीजन पूछने लगती है। किमजंग चिल्लाकर कहता है कि रीजन तुम हो, तुम मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती हो, तुम्हें अवॉइड करने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, पर फिर भी तुम पीछे पड़ी रहती हो, मुझे हैरास करना बंद करो। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। यूरी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। यूरी फिर जब अपने कैफे घुसती है तो सब कुछ बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आकर तोड़फोड़ करके गया हो। यूरी ये सब देख ही रही थी, तभी उसकी नजर नीचे जाती है जहाँ बहुत सारा खून था। यूरी बहुत डर जाती है और पैनिक करने लगती है। उसी समय किमजंग आकर उसकी आंखों के आगे हाथ रख देता है और कहता है कि आंखें बंद रखो। किमजंग उसे गोद में उठा लेता है। यूरी भी उसे टाइट से पकड़कर आंखें बंद कर लेती है, कर अपने घर लेकर जाता है। यूरी अब भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और किमजंग उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस कैफे पे आई हुई है और ये पता चलता है कि किसी ने किमजंग के डॉग का कैफे में ही मर्डर कर दिया था और जिसने भी ऐसा किया था उसने कैफे और बिल्डिंग के सारे कैमरास तोड़ दिए थे। यूरी रात में किमजंग के घर पे ही सोई थी और सुबह जब किमजंग उठा तो यूरी को सोता देख बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। यूरी जब सोकर उठी तो देखती है कि किमजंग ने उसके लिए एक ट्रैक सूट और एक नोट छोड़ा हुआ था जिसपे उसने लिखा था कि वो कुछ समय के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा है और यूरी से वहीं रुककर आराम करने को कहा था। यूरी वही ट्रैक सूट पहन के कैफे जाकर वहाँ की सिचुएशन देख रही थी। वॉल पे एक बड़ा सा होल था जिससे शायद अटैकर घुसा था। यूरी को याद आता है कि रात में उसने उसी होल में से एक बच्ची को देखा था, पर यूरी इसे अपना वहम मान लेती है। फिर वहाँ यूरी के एम्प्लॉइज और पड़ोसी भी आ जाते हैं। यूरी का एक एम्प्लॉय उस होल के अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक डॉल दिखती है। वो लाकर उस डॉल को यूरी को दे देता है। यूरी थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है डॉल को देखकर कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था। तभी किमजंग वहाँ आता है और यूरी पे गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम्हें ऊपर आराम करने को बोला था तो तुम यहाँ क्यों आ गई। फिर कहता है कि जब तक वो अटैकर पकड़ा नहीं जाता तो मेरे घर में रहना। यूरी कहती है तुम तो कहते थे कि लड़का और लड़की एक घर में नहीं रह सकते, तो अब क्या हो गया। इस पे किमजंग कहता है हम दोनों फैमिली की तरह है, भाई बहन की तरह। ये सुनकर यूरी गुस्से में चिल्लाने लग जाती है कि ठीक है हम फैमिली है ना, फिर एक साथ एक बेड पे सोएंगे भी। तभी उसे कोई पीछे से मारता है। वो उसकी मॉम थी। यूरी की मॉम उसे बहुत डांटने लगती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम ये सब बोल रही हो। यूरी फिर बताती है कि उसकी मॉम ने 15 साल पहले दूसरी शादी कर ली थी जब वो कॉलेज में थी। उसके स्टेपडैड अच्छे इंसान थे पर यूरी को उनके साथ थोड़ा ऑकवर्ड सा ही लगता था। फिर हम पुलिस स्टेशन का देखते हैं जहाँ पुलिस वाला किमजंग और यूरी से कहता है कि उसके हिसाब से ये कोई रैंडम अटैक या चोर का काम नहीं था, ये एक तरह से कोई वार्निंग देना चाह रहा था। दूसरी तरफ हम दोहान के सीईओ मिस्टर ली को देखते हैं जो अपने आदमी पे हंस रहा था कि इसने एक कुत्ते को मार दिया। वो आदमी उसे बताता है कि उनके वेयरहाउस जिसमें कुछ सालों पहले आग लगने से उनके एक कॉन्ट्रैक्टर की डेथ हुई थी वो यूरी के डैड थे। ये सुनकर मिस्टर ली सार्कास्टिकली कहता है कि मैं अच्छा आदमी तो नहीं हूँ पर पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद यूरी बहुत गुस्से में थी। उसे पूरा यकीन था कि दोहान कंस्ट्रक्शन ने उसे डराने के लिए एक इनोसेंट से जानवर का मर्डर कर दिया। अगले सीन में हम पार्क को देखते हैं जो यूरी के पास आया था। दोनों वॉक पे जाते हैं और यूरी उसे बताती है कि जब उसने कैफे लिया था तो उसे रियल्टर ने बताया था कि पुराने ओनर को वहाँ भूतों का एक्सपीरियंस होता था। उसे तो इन सब पे भरोसा नहीं था, पर जिस दिन अटैक हुआ उस दिन उसने एक बच्ची को देखा। वो श्योर तो नहीं पर उसे लग रहा था कि वो भूत थी। बताने के बीच में यूरी अचानक से पार्क को डराती है जिससे वो एकदम जोर से डर जाता है। पार्क पूछता है कि तुम तो उस बच्ची को देखकर डर गई होगी, तो यूरी कहती है कि उसे ऐसा फील हुआ कि वो बच्ची उसे देखकर ज्यादा डर गई थी। यूरी घर आती है तो किमजंग भी वहीं बिस्तर लगाए हुए था क्योंकि वो यूरी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। दोनों बैठे थे तभी टीवी पर दिखाते हैं कि किमजंग के डैड को चीफ प्रोसिक्यूटर बनाया गया था। ये देखकर किमजंग टीवी बंद कर देता है। किमजंग बहुत समय से अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट में नहीं था तो यूरी उसे समझाती है कि उसे अपने पेरेंट्स से मिलते रहना चाहिए। किमजंग उसकी बात को इग्नोर करता है तो यूरी गुस्से में उठती है और उसका पैर टेबल से टकरा जाता है। वो दर्द से चिल्ला उठती है तो किमजंग उसे गोद में उठाकर सोफे पे बिठाता है। यूरी उस पे चिल्लाने लग जाती है कि तुम बार बार मुझे उठा क्यों लेते हो, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। अगले दिन यूरी अपने कैफे में काम कर रही थी तो एक लेडी अपनी बेटी के साथ आती है लीगल एडवाइस लेने।
ये लेडी अपने पड़ोसी के अगेंस्ट रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना चाहती थी और इस टॉपिक पे वो यूरी की एडवाइस चाहती थी। इस लेडी का कहना था कि उसके घर के बगल में एक आदमी रहता है जो उसे स्टॉक कर रहा था, हर वक्त उसे देखता रहता था। वो घर से कहीं निकलती थी तो उसकी और उसकी बेटी की फोटोज लेता था। इस लेडी को शक था कि उसका हस्बैंड इस आदमी को हायर किए हुए था उस पे नजर रखने के लिए, क्योंकि वो लोग डिवोर्स के प्रोसेस में थे। वो कहती है कि ऐसा 2 साल से चल रहा है। वो बहुत परेशान थी और जानना चाहती थी कि उस आदमी को अपने घर से निकलवाया जा सकता था क्या। दूसरी तरफ हम किम जंग को देखते हैं जो कैफे के बाहर यूरी के ही एक एम्प्लॉय से बातें कर रहा था। तभी उसे फील होता है कि कोई झाड़ियों में से उन्हें देख रहा था। वो दौड़ कर जाता है और उस आदमी को पकड़ता है और पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। पता चलता है कि ये आदमी यूरी से मिलने आया था। किम जंग को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था तो यूरी उसे शांत रहने का इशारा करती है। यूरी फिर उस आदमी से पूछती है कि उसे कोई लीगल एडवाइस चाहिए क्या। तो वो आदमी कहता है कि जो लेडी अपनी बेटी के साथ आई थी वो मुझे स्टॉकर बता रही होगी, पर वो झूठ बोल रही थी। यूरी को उस लेडी की याद आती है। फिर वो पूछती है कि तुम स्टॉकर नहीं हो तो तुम उसके पीछे पीछे यहाँ तक क्यों आ गए। वो आदमी कहता है कि मैं उसे स्टॉक नहीं कर रहा था, बस उस पे नजर रखे हुए था क्योंकि वो बहुत सस्पिशियस है। वो आदमी कहता है कि उस लेडी के घर से बहुत बुरा स्मेल आता था, तो एक बार वो कंप्लेन करने गया तो देखा कि वहाँ एक और बच्ची है। ये अजीब इसलिए है क्योंकि किसी ने कभी उस बच्ची को बाहर नहीं देखा था। वो लेडी उसे बाहर जाने ही नहीं देती है और इसलिए पता करने के लिए वो उस पे नजर रखे हुए है। किम जंग उससे पूछता है कि उसके पास इस बात का कोई सबूत है क्या। तो वो आदमी उस बच्ची की कुछ पिक्चर्स दिखाकर बताता है कि ये बच्ची दिन भर घर में बंद रहती है और रात में अकेली इधर उधर घूमती रहती है। यूरी बाद में अकेले उस पिक्चर को देख रही थी तो वो नोटिस करती है कि उस बच्ची ने जिस डॉल को पकड़ा हुआ है वो वही डॉल है जो होल के उस पार से मिला था। वो समझ जाती है कि उसने इसी बच्ची को उस रात देखा था। यूरी किम जंग और उस आदमी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर सीसीटीवी फुटेज देखती है। किम जंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, तो यूरी उसे बताती है कि ये बच्ची हमारी बिल्डिंग में आती जाती रहती है और उसने उस रात भी उसे देखा था। इस आदमी ने उस लेडी के अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज का केस भी दर्ज कराया हुआ था। तो यूरी दूसरे पुलिस वाले से उस केस के बारे में पूछती है। पुलिस वाला कहता है कि वो चेक करने गया था, घर गंदा था पर अब्यूज जैसा कुछ नहीं लगा, कोई इंजरी कोई वैसा कुछ नहीं था। ये सुन यूरी गुस्सा करती है कि एक छोटी बच्ची नंगे पांव रात में अकेली घूम रही है, ये अब्यूज नहीं है तो और क्या है। बच्चे को नेग्लेक्ट करना भी अब्यूज होता है। यूरी पुलिस वाले और किम जंग के साथ उस लेडी मिस यांग के घर जाती है। यांग पागलों की तरह चिल्लाती हुई उन्हें अंदर जाने से रोक रही थी, पर वो लोग अंदर घुसते हैं और किम जंग देखता है कि उस दूसरी बच्ची को एक छोटे से अलमीरा में बंद करके पनिश किया जाता था। यांग चिल्लाती हुई कहती है कि उसने कभी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया। पता चलता है कि उस बच्ची का नाम सुया था और वो 2 दिन से घर से गायब थी। पुलिस वाले सुया की छोटी बहन को उसके डैड के पास भेजने की बात कर रहे थे। यांग यूरी पे चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है और चाकू लेकर उस पर अटैक करने आ जाती है, पर किम जंग उसे रोक लेता है और इस चक्कर में उसका हाथ भी थोड़ा कट जाता है। किम जंग अपने एक प्रोसिक्यूटर दोस्त को सुया के मिसिंग केस के बारे में पता करने के लिए कॉल करता है, तो उसका दोस्त उसे मिलने बुलाता है। किम जंग पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड के कहने पे ही उसके दोस्त ने उसे बुलाया था। किम जंग के डैड उससे मिलना चाहते थे क्योंकि वो उनकी कॉल्स तक नहीं ले रहा था, पर किम जंग बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो अब भी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके डैड दोहान कंस्ट्रक्शन के साथ काम करते थे और वो वहाँ से निकल जाता है। निकलने पे फिर उसका दोस्त मिस यांग के बारे में बताता है कि 3 साल पहले भी उसने सोया को अब्यूज किया था, जिसकी वजह से वो कुछ समय शेल्टर में भी रही थी, पर यांग सुधरने की बात करके फिर उसे अपने साथ ले गई थी। इधर सोया की बहन जिया यूरी के पास आती है और बताती है कि उसे पता है कि सोया कहाँ है, पर वो बताना नहीं चाहती क्योंकि वो घर आएगी तो फिर उसकी मॉम उसे बहुत मारेगी। इतना बताते हुए वो डर के रोने लग जाती है। जिया फिर बताती है कि उसकी बहन एक अंकल के घर जाने वाली थी क्योंकि वहाँ उन्हें खाना भी मिलता था और कोई मारता भी नहीं था, पर वो अंकल बहुत दूर रहते थे। तभी यूरी को ध्यान आता है कि सुबह उसे अपना वॉलेट नहीं मिला था, तो वो समझ जाती है कि जरूर सुया नहीं लिया होगा। यूरी किम जंग को बताती है कि एक एरिया में उसका क्रेडिट कार्ड आखिरी बार यूज किया गया था,
वो एरिया वही था जहाँ सोया फॉस्टर केयर में 6 महीने रही थी। वो अंकल उसके फॉस्टर डैड ही थे। यूरी और किम जंग पुलिस के साथ उस एरिया में हर तरफ सोया को ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलती। वो लोग फिर वापस कैफे आते हैं तो देखते हैं कि सोया उनके फ्रिज से खाना चुरा रही थी। वो उन्हें देखकर भागने लगती है तो यूरी उसे रोकती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो बहुत डरी हुई थी। यूरी उसे किसी तरह बात करती है और सोया बताती है कि वो वापस इसलिए आई है क्योंकि उसे डर था कि उसकी ना रहने पे उसकी मॉम उसकी छोटी बहन को भी मारेगी। उसकी बातें सुनकर यूरी बहुत इमोशनल हो जाती है और उसको समझाती है कि वो उसे और जिया को वापस उसकी मॉम के पास कभी नहीं भेजेगी। फिर पता चलता है कि सोया की मॉम रोज रात बालकनी में उसे रखती थी और सबके सोने के बाद सोया खिड़की के थ्रू निकलकर कैफे वाली बिल्डिंग में आ जाती थी और वहाँ से यूरी और बाकी लोगों को देखकर उसे बहुत सेफ फील होता था। यूरी और किम जंग सोया को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं जहाँ उसके फॉस्टर पेरेंट्स उसको लेने आ जाते हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लगते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर यूरी किम जंग को हग कर लेती है, फिर कहती है कि वो उसे किस करना चाहती है। किम जंग कहता है, मैंने बोला था ना हम लोग ब्रदर एंड सिस्टर जैसे हैं। तो यूरी उसे किस कर लेती है। किम जंग शॉक्ड रह जाता है पर फिर वो भी उसे किस कर लेता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है।